जाते हैं बीच बीच में जा जाके। जब जितने ऑक्सीजन हम लेते हैं पूरा यहाँ जमा हो जाता है, हमें दिखता नहीं है वो, दिखेगा तो कॉन्शियस हो जाओगे। तो उसका क्लीनिंग का प्रोसेस होता है कि बस एक तो गर्म पानी वगैरह भी यूज़ करना शुरू कर दो सब लोग, और दूसरा बीच बीच में थोड़ा एयर फिल्टर करवा लिया करो। एयर फिल्टर कैसे होगी? ऐसी जगह जाओ जहाँ पोल्यूशन कम हो, घर चले जाओ या कहीं भी थोड़ा, या बाहर कम निकलो। तो लास्ट क्लास में हमने इसमें ओपीसी के बारे में हमने डिटेल में देखा था। आपका टॉपिक चल रहा था चैप्टर नंबर 2, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज, बैच DI1। लेक्चर नंबर 8। कल वाला सारा याद है? जल्दी से क्विक फास्ट। ओपीसी कौन बना सकता है? ओनली नेचुरल पर्सन अदर देन माइनर, ठीक है, हु इज ए सिटीजन इन इंडिया, वेदर रेजिडेंट और अदरवाइज। रेजिडेंट किसे कहा जाएगा? At least 120 days resides in India in preceding financial year. Who can become a nominee? सेम टू सेम कर सकते हैं, वही है सेम ऊपर वाला ही। मेन मेन पॉइंट्स और क्या थे इसमें? ये तो दोनों आपने कवर कर लिए। हाँ, यस। ओपीसी क्या नहीं कर सकती? ओपनिंग कैन नॉट बी इनटू सेक्शन 8 कंपनी। दूसरा और क्या नहीं कर सकती? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट बिजनेस नहीं कर सकती। और और, और क्या था? हम्म, कितना? मेंबर ऑफ टू? हाँ, वो तो उसके लिए है ना, मेंबर के। ओबीसी, वन पर्सन, वन member cannot form more than one OPC and also cannot become a nominee in more than one OPC, ठीक है। और विड्रॉल ऑफ कंसेंट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं उसको, रिप्लेस भी कर सकते हैं। 15 कितने दिन में? 15 डेज में। आरओसी का क्या रोल था इसमें? बताना होता है। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि वो कौन कौन सी रिलैक्सेशंस हैं जो ओपीसी को दी गई और कंपनीज को नहीं दी गई? कितने लोगों को याद है? क्या क्या? पहला रिलैक्सेशन किस में दिया गया इनको? नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। नंबर 2, एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है, रिलैक्सेशन दी गई है। और मीटिंग से एक और याद आया, बोर्ड मीटिंग, उसमें भी रिलैक्सेशन, 3 हो गए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या? ओनली वन डायरेक्टर साइन विल बी एनफ। और एनुअल रिटर्न पे भी किसके सिग्नेचर से काम चल जाएगा? नो नीड फॉर सिग्नेचर ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फाइलिंग कब होगी? विद इन 6 मंथ ऑफ क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। और नॉर्मल कंपनीज के केस में 30 डेज के केस। किसका? हाँ, हाँ,
इसमें क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर बोलोगे। देखो कह रहा है सेक्शन 137 OPCs are allowed to file financial statements within 6 months from close of financial year। इस पे जब अभी आएगा ना आगे चैप्टर, तो उसमें इसको कनेक्ट करेंगे हम, ओपीसी और उसको दोनों को। तो ये रिलैक्सेशन थी किसकी, ओपीसी की। अगर पेपर में आएगा तो यही क्वेश्चन आता है जनरली, रिलैक्सेशन वाला। और बाकी इससे जो क्वेश्चन आएगा, जो आपने अभी बताए सारे पॉइंट, उससे आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड स्टडी आगे उसी ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाएगा। अच्छा मान लो किसी कंपनी में, मैंने आपको बताया हुआ हुआ शायद कि स्टार्टिंग मान लो 2 मेंबर थे, प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक में 7 होने चाहिए मिनिमम, 2 मेंबर से किसी भी टाइम रिड्यूस टू बिलो 2 हो गए, तो क्या होगा। प्राइवेट कंपनी की मिनिमम रिक्वायरमेंट कितने कितने लोग होने चाहिए कम से कम, और पब्लिक में, अब मान लो प्राइवेट कंपनी आपने बनाई, किसी भी टाइम मेंबर्स रिड्यूस टू बिकम 1, एक की डेथ हो गई, मान लो एक ही बचा, अब क्या होगा। कंपनी चल रही है, लीगल रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही है अब, तो लॉ क्या कह रहे हैं। ध्यान से सुनना, अगर प्राइवेट कंपनी है मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए थे, अभी 2 लोग थे, एक की डेथ हो गई, एक ही बचा ना, तो लीगल रिक्वायरमेंट लॉ कह रहा है कि आप एक काम करो, दूसरे पर्सन को भी मेंबर बना लो, एक पर्सन को, तो लीगल रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए। अगर आपने 6 मंथ तक, 6 महीने तक ये जानबूझ के, जानते हुए कि एक ही मेंबर बचा हुआ है, फिर भी आप कंपनी रन कर रहे हो अकेले, प्राइवेट कंपनी की बात कर रहा हूं, 2 होने चाहिए एक ही, फिर भी वो चलाया जा रहा है 6 महीने के बियॉन्ड, तो ऐसे केस में जो मेंबर कंपनी को 6 महीने के बियॉन्ड चला रहा है, उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 6 महीने की बाद की जो लाइबिलिटी अगर कोई इनकर करेगी वो कंपनी, तो उसके लिए वो पर्सनली लाइबल होगा, अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो जाएगी। जनरली कौन सी लाइबिलिटी होती है मेंबर्स की, लिमिटेड, लेकिन 6 महीने के बाद वाली लाइबिलिटी उसकी क्या हो जाएगी, और 6 महीने तक वाली कौन सी रहेगी, लिमिटेड। समझ में आ रहा है, सिंपल सा है क्वेश्चन, नहीं आएगा बट जानकारी के लिए आप जानते रहो इस चीज को। बहुत सारे इसमें, इस चैप्टर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो सिर्फ जानना जरूरी है, कोई जरूरी नहीं आपको याद करना, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो आप सबको याद है ऑलरेडी, जो मैंने आपको बताया हुआ है। मेमोरेंडम के क्लॉजेस मैंने आपको बताया हुआ था लास्ट क्लास में, नेम क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज। नेम क्लॉज के बारे में मैंने आपको बताया था कुछ, हाँ। नेम क्लॉज क्या सजेस्ट करता है किसी एमओए का, यस, जैसे प्राइवेट कंपनी है तो नाम के लास्ट में क्या लगेगा, लिस्टेड है तो, पब्लिक कंपनी है तो लिमिटेड, ओपीसी है तो ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, सेक्शन 8 कंपनी है तो यस, फाउंडेशन, फेडरेशन, ये सब वर्ड यूज होता है, वहां प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड वर्ड यूज नहीं होता। ये कौन बताता है, नेम क्लॉज, कहां लिखा होता है ये सब, कंपनी के नेम क्लॉज में, मेमोरेंडम के। पेपर में नहीं आता ये क्वेश्चन। मैंने आपको उस दिन बताया था किसी कंपनी का अगर नाम रिजेंबल करता है, तो हमने बड़े डिटेल में इसको डिस्कस किया था कि कब बोला जाएगा कि रिजेंबल हो रहा है। समझ में आ रहा है। तो अब मान लो मैं अपनी कोई कंपनी बनाना चाह रहा हूं, और मैं कंपनी का नाम पहले रिजर्व करूंगा, क्या नाम रिजर्व, क्या नाम रिजर्व करूंगा, जैसे आपको अपनी कोई कंपनी बनानी है, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ा, नेम रिजर्व करा लो, किस नाम से कंपनी बनानी है। पहला स्टेप क्या होगा, नेम रिजर्वेशन, क्या होगा, नेम रिजर्वेशन। लॉ ने एक चीज बोला, कंपनीज एक्ट में एक बात बोली गई है कि जो नेम आप रिजर्व कराओगे, अगर मान लो आपकी नई कंपनी, न्यू कंपनी है, तो उसके लिए क्या आपको एक फॉर्म में देना पड़ेगा, एप्लीकेशन फॉर्म फीस के साथ में, स्पाइस में फॉर्म है, INC 32 में, ये नेम के लिए जाता है, नेम रिजर्वेशन के लिए, कि ये नाम मुझे चाहिए, आप आरओसी को भेजते हो, रजिस्ट्रार से रिक्वेस्ट करते हो, इस नाम से मुझे कंपनी बनानी है, तो वो आपको देखेगा, चेक करेगा, अगर अलाउड होगा तो रिजर्व कर देगा आपका नाम, फीस वगैरह लेगा भी, आएगा वो सब भी। लेकिन अगर मान लो आपकी ऑलरेडी कोई कंपनी रजिस्टर्ड है, तो अगर आप नाम चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो, नया नाम ले सकते हो, लेकिन उसके लिए फॉर्म नंबर कौन सा चलेगा,
क्या नाम है, स्पाइस में नहीं जाएगा एनसी, नाम क्या है उसका, रन, रिजर्व यूनिक नेम एग्जिस्टिंग कंपनीज के लिए। अब यहां से मेन प्रोविजन इसका शुरू होता है, कह रहा है कि आप नाम ले लो, कंपनी का नाम ले लो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी का नाम रिजर्व करा सकते हो, बस ये काम नहीं होना चाहिए। लॉ कह रहा है ये पॉइंट्स नहीं होने चाहिए, आप कोई भी नाम ले सकते हो लेकिन ये चीजें देख के। पहला क्या बोला है, मेमोरेंडम शैल नॉट बी, द नेम शैल नॉट बी आइडेंटिकल और रिजेंबल्स। जो आप नाम ले रहे हो, जिसके लिए एप्लीकेशन डाला है, वो नाम ना तो किसी से आइडेंटिकल हो, और ये मैंने डिटेल में आपको बता दिया ऑलरेडी, ना ही किसी से रिजेंबल कर रही हो, मिलता जुलता नाम हो किसी से, टू नियरली रिजेंबल, किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी से है। तो पहला क्या नहीं करना है कि आइडेंटिकल और मिलता जुलता नाम नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको मिलेगा ही नहीं। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि ऐसा नाम नहीं होना चाहिए कि अगर हम उसको यूज करें तो कोई ऑफेंस माना जाए। क्या माना जाए, सिंपल वर्ड, ये ऑफेंस अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्स। ये कह रहा है जैसे मान लो किसी के नाम से ऑलरेडी ट्रेडमार्क है और उस नाम से अगर हम कोई नाम रिजर्व करा रहे हैं तो ये ट्रेडमार्क एक्ट का भी तो वायलेशन हुआ, हुआ या नहीं हुआ, तो इसलिए ये वर्ड यूज किया गया यहां पे, ऑफेंस अंडर एनी लॉ। एनी लॉ ट्रेडमार्क एक्ट, ये किसी का ट्रेडमार्क अगर मैं कॉपी कर रहा हूं, देखो ये वाला जो प्रोविजन बनाया गया है वो कंपनीज एक्ट के हिसाब से बना दिया गया, किसके हिसाब से, ऊपर वाला, कि कोई एग्जिस्टिंग कंपनी उसके नाम से मिलता जुलता नाम नहीं। ये प्रोविजन रिजर्व किया गया है किसी और एक्ट में, जैसे पेटेंट ट्रेडमार्क किसी के नाम से ऑलरेडी है तो उस नाम से आप नहीं बना सकते। तीसरा कह रहा है ऐसा कोई नाम नहीं होना चाहिए जो किसकी नजर में अनडिजायरेबल हो। सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही भैया ये तो अनडिजायरेबल है, ऐसा नाम तो तुम सोच भी नहीं सकते रखने के लिए, किसकी नजर में अनडिजायरेबल है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। और या तो फिर आपको किसकी अप्रूवल लेनी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो ये भी नाम मैं नहीं रख सकता अपनी कंपनी का। पहले देखो कौन कौन सा नाम नहीं रख पा रहा हूं, एक वो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी हो, उससे मिलता जुलता नाम, रिजेंबल कर रहा हो, आइडेंटिकल हो। दूसरा किसी एक्ट का वायलेशन हो रहा अगर वो मैं नाम रख रहा हूं तो, ट्रेडमार्क एक्ट एंड ऑल। तीसरा अनडिजायरेबल है, किसकी नजर में, सेंट्रल गवर्नमेंट में। फोर्थ कह रहा है कि ऐसा भी कोई नाम या एक्सप्रेशन यूज मत करो, आप ऐसा भी कोई नाम या एक्सप्रेशन यूज मत करो जिससे ये शो हो रहा हो कि तुम्हारा गवर्नमेंट से कोई लिंक है। जिस जिस नाम को देखते क्या फील हो रहा है कि ये तो भैया गवर्नमेंट का ही है क्या, तो ऐसा भी कोई नाम नहीं लेना है। Which contains word or expression that is likely to give impression that the company is in a way to connected or having patronage of central government, state government, कि वो किससे रिलेटेड है कंपनी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। ऐसा कोई नाम नहीं रखना जो ये शो कर रहा हो। और आपको फिर लास्ट में बोला कि ये नाम और ये वर्ड या एक्सप्रेशन आपके नाम में नहीं होने चाहिए, जैसे बोर्ड, कमीशन, अथॉरिटी, नेशनल, यूनियन, सेंट्रल, फेडरल, रिपब्लिक, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल डेवलपमेंट अथॉरिटी, मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, ये सब नाम नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए, अब आप सोचो, ये नाम जो पढ़ के देखो, आप इस नाम को पढ़ने से क्या फील हो रहा है, शो हो रहा है ना कि गवर्नमेंट से रिलेटेड या कुछ ऐसा अथॉरिटी से रिलेटेड चीजें हैं, तो उसका मिसयूज भी तो हो सकता है, हो सकता है नहीं हो सकता, यस। तो ये नाम आपको नहीं मिलेगा। कौन कौन से नाम, ये 5 रिस्ट्रिक्शन है नाम के लिए। पहले रिस्ट्रिक्शन लगाता है किस पे, कि एक तो आपका नाम आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए और टू नियरली रिजेंबल नहीं करना चाहिए किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी से। समझ में आ रहा है, अंडर दिस एक्ट, अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। दूसरा, ऐसा कोई नाम नहीं रख सकते जो ऑफेंस हो किसी और एक्ट में, जैसे ट्रेडमार्क एक्ट एंड ऑल। थर्ड, अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए किसकी नजर में, फोर्थ पॉइंट, यस, गवर्नमेंट से लिंक नाम नहीं होना चाहिए। सबसे लास्ट में ये कुछ वर्ड्स एक्सप्रेशंस दिए गए कि इस नाम से भी हम नहीं बना, तो अगर इन नाम से जाओगे जो ये लिस्ट दी गई है तो आपको नाम रिजर्व नहीं होगा, नाम नहीं मिलेगा ये नाम आपको। रिजेंबल मैंने आपको बताया ही था। अब रिजर्वेशन ऑफ नेम की अगर आप बात करो तो ध्यान से सुनना, ऑब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है और वैसे भी इंपॉर्टेंट है।
नेम रिजर्वेशन वाली बात कह रहा है, जब भी आपको नेम रिजर्व कराना है तो आप नेम रिजर्व करा सकते हो। जैसे क्या होता है कि कंपनी हम जब बनाते हैं तो सबसे पहला काम होता है कि नेम रिजर्व करवाओ, कि भाई किस नाम से कंपनी तुम्हें बनानी है, तो पहला स्टेप होता है नेम रिजर्वेशन। तो आप नेम जो रिजर्व करके आपको देगा फर्स्ट टाइम में, जैसे मैंने एप्लीकेशन दिया नेम रिजर्वेशन के लिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट मुझे पहली बार में 20 डेज के लिए वो नाम रिजर्व करेगा। कितने दिन के लिए? स्टार्टिंग में 20 डेज के लिए हमें नाम मिलेगा। 20 डेज का मतलब ये है कि आपको 20 डेज के अंदर कंपनी अपनी बना लेनी है। समझ में आ रहा है कि वो नाम की वैलिडिटी कितने दिन तक रहेगी? 20 डेज तक। और 20 डेज के अंदर आपको नाम को कंपनी को रजिस्टर्ड करा लेना है। अगर मान लो मैंने 20 डेज तक कंपनी का नाम रजिस्टर्ड नहीं कराया, भूल गया या बिजी रहा, तो एक्सटेंशन का भी प्रोविजन है हमारे पास। सब्जेक्ट टू मैक्सिमम कितने दिन? 60। मैक्सिमम कितने दिन तक करा सकते हैं? 60 डेज। समझ में आ रहा है? 20 डेज बाद फिर आप एक्सटेंशन ले सकते हो, उसके बाद आपका नाम। अब इसमें अमाउंट आता है, जैसे फर्स्ट टाइम में आप 20 डेज, अगर पहले ये 30 डेज था, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे ऑब्जेक्टिव में कि कंपनी का नेम रिजर्वेशन फर्स्ट टाइम में कितने दिन के लिए होता है, जनरली कितने दिन के लिए अलाउ होता है? 20 डेज में। और एक्सटेंड होके मैक्सिमम कितने दिन तक का हो सकता है? 60। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, ऑब्जेक्टिव के एंगल से। तो पहले कितने दिन के लिए होता है? 20 डेज के लिए, फिर 20 डेज और करा सकते हो आप, टोटल 40 डेज हो गए, 20 + 20, और फिर अनदर 20 डेज। तो मैक्सिमम कितने दिन के लिए नाम रिजर्व हो सकता है? 60 डेज के लिए। समझ में आ रहा है? फीस कितनी है? 1000 रुपीज। अगर फॉर अनदर 40 डेज, टोटल 60 डेज, 3000। समझ में आ रहा है क्या? 1000 रुपए कितने दिन का? 20 दिन का। फिर 1000 रुपए, फिर 20 दिन का, फिर 1000 रुपए, फिर 20 दिन। तो टोटल अगर एक बार में ही 60 डेज के लिए रिजर्व करना तो कितना पेमेंट करना होगा? 3000। समझ में आ रहा है क्या? एक एक 1000 रुपए 20-20 दिन का जोड़ लेना। अगर एक बार में चाहिए कि भैया मैं तो 20 दिन कंपनी नहीं बनाऊंगा, नाम लेके रिलैक्स कर लूंगा, फिर आराम से बनाऊंगा, तो 3000 रुपए आपको देने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है? 60 डेज के लिए मैक्सिमम रिजर्व रहेगा, ध्यान रखना। मिनिमम 20 डेज और मैक्सिमम 60 डेज, ये याद रखना, ये पेपर में ऑब्जेक्टिव में आता है। अब उसके बाद मान लो कैंसलेशन ऑफ रिजर्व नेम, आपने सेक्शन 16 भी पढ़ रखा है वैसे तो। कैंसलेशन ऑफ रिजर्व नेम, जैसे मान लो मेरा नाम रिजर्व हो गया, अब बाद में पता चला भैया कि इनकरेक्ट है या कुछ ऐसा है, मान लो मुझे कंपनी ने नाम रिजर्व कर दिया, अब कुछ ऐसा गवर्नमेंट को पता चला या कुछ ऐसा नोटिस में आया कोई चीज है कि ये गलत हो रहा है, तो क्या होगा? मान लो मेरा नाम हो गया, तो ध्यान देना, where after reservation of name it is found that the name was applied by furnishing wrong या incorrect information। आपको नाम क्यों मिला उस कंपनी का? क्योंकि आपने इंफॉर्मेशन कैसी दी है? रॉन्ग, फेक इंफॉर्मेशन, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके कंपनी का नाम ले लिया आपने, रिजर्व करा लिया, और ये बात पता चल गई सेंट्रल गवर्नमेंट। देन इफ द कंपनी हैज नॉट बीन इनकॉर्पोरेटेड, दो ऑप्शंस होंगे, जैसे पहले हम नाम रिजर्व कराते हैं, बाद में कंपनी बनाते हैं। अगर कंपनी बन चुकी है नाम रिजर्व करा के उस नाम से, तो क्या होगा? कंपनी अभी बनी नहीं है तो क्या होगा? दो ही ऑप्शंस हैं, दोनों चीजें होंगी। तो पहला, अभी कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई, नाम रिजर्व हुआ है, तो क्या करेंगे? इफ द कंपनी हैज नॉट बीन इनकॉर्पोरेट द रिजर्व नेम शैल बी कैंसल्ड। सिंपल सी बात है, रिजर्व नेम क्या कर देगी गवर्नमेंट? कैंसिल कर देगी। द पर्सन हु हैज मेड द एप्लीकेशन शैल बी लायबल टू पेनल्टी, ऐसे थोड़ी छोड़ेगी उनको। कितना लगेगा? जिन्होंने फेक इन्फॉर्मेशन या इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन देके वो नेम रिजर्व कराया था, 1 लाख की पेनल्टी भी लगेगी उनके ऊपर, अगर कंपनी नहीं बनी है तो। अभी अब मान लो कंपनी बन गई है फेक नेम से, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देके कंपनी तुमने बना ली है, तो अब क्या? पहला वाला तो बहुत इजी था, कंपनी नहीं बनी थी, 1 लाख का फाइन लगा दिया और नेम को क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। सेकंड ऑप्शन हो रहा कंपनी ही बन चुकी है, अब क्या होगा? रजिस्ट्रार में आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, पहले तो एक नोटिस भेजेगा कंपनी को और उनकी बात को सुनेगा कि तुमने ये इन्फॉर्मेशन क्यों दी, ये डॉक्यूमेंट्स भेजे हमारे पास। पहला ऑप्शन क्या देगा? ईदर डायरेक्ट द कंपनी टू चेंज नेम विद इन 3 months आफ्टर पासिंग ओआर। पहला ऑप्शन क्या देगा? कि काम करो तुम अपना ये नाम बदल लो। कितना टाइम दे रहे हैं? 3 महीने। ये पहला ऑप्शन दिया जा रहा है। या दूसरा ऑप्शन,
टेक एक्शन फॉर स्ट्राइकिंग ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनी। जो कंपनीज बनती हैं इंडिया में उनका रजिस्टर कंपनी कंपनी का रजिस्टर मेंटेन होता है और एमसीए में। तो वो जो रजिस्टर है उसमें से नाम या तो स्ट्राइक ऑफ कर देगा, हटा देगा वो नाम। दूसरा ऑप्शन क्या है, स्ट्राइक ऑफ द नेम, नेम हटा दिया कंपनी के रजिस्टर से। और तीसरा ऑप्शन जो कि लास्ट ऑप्शन बचता है, वाइंड अप कर दो कंपनी को। क्या कर दो, वाइंड अप, बंद कर दो कंपनी को। समझ में आ रहा है क्या? एकदम सिंपल है कि अगर कंपनी आप नाम रिजर्वेशन ऑफ नेम से रिलेटेड कितनी बातें समझ में आई आपको? हाँ, फीस कितनी? ठीक है। अच्छा मान लो मैं 20 दिन नहीं करा पाया, मुझे एक्सटेंशन चाहिए, फर्दर 20 दिन का ले सकता हूँ? ले सकता हूँ। फिर 1,000 देना पड़ेगा, फिर भी नहीं करा पाया। अगर एक बार में मैक्सिमम रिजर्व कितना करा सकता हूँ? 3,000 फीस के साथ 60 डेज के लिए। मैं कौन क्या क्या उसमें रिस्ट्रिक्शंस है नेम में, वो 5 बातें क्या है, वो 5 पॉइंट्स क्या है? आइडेंटिकल रिजेंबल नहीं करना चाहिए तुम्हारा नाम किसी कंपनी से, कंपनी मतलब सेक्शन 2 क्लॉज 20 वाली। दूसरा दूसरा ऑफेंस नहीं होना चाहिए किसी अदर एक्ट में। थर्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट की नजर अनडिजायरेबल नहीं। जो फोर्थ, हाँ लास्ट, वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन कि इस नाम से नहीं हो सकता। ठीक। अच्छा मान लो मैंने इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन देके कंपनी बना ली है, तो मेरे साथ क्या होगा? कंपनी बना ली है मैंने कह रहा हूं, क्या करना पड़ेगा, क्या करेगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट? पहला, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलेगी मुझे। फिर नेम चेंज कर लो कितने दिन के अंदर? ठीक है। दूसरा, फिर स्ट्राइक ऑफ, नाम निकाल के फेंक देगी रजिस्टर से। और लास्ट में, अच्छा मान लो अभी कंपनी बनी, इनकॉर्पोरेट हुई नहीं है, तो हमारा नेम कैंसिल कर देगा और कैंसिल करने के साथ साथ हमारे ऊपर 1 लाख का फाइन लगा देगा, पेनल्टी लगा देगी। अच्छा एक बात बताओ, कंपनीज को रजिस्टर्ड ऑफिस की नीड क्यों होती है? क्यों, मतलब एमओए में रजिस्टर्ड ऑफिस का क्लॉज मांगा जाता है कि भैया तुम रजिस्टर्ड ऑफिस भी बताओ अपना, क्या होगा, कंपनीज को बोला जाता है। इससे फायदा क्या होता होगा, इंपॉर्टेंस क्या है रजिस्टर्ड ऑफिस की? सीए इंस्टीट्यूट ने आपका एड्रेस क्यों मांगा था? ताकि आपकी फेल वाली मार्कशीट भेजी जा सके घर पे। पास की तो लिमिटेड जाती है ना, सारे थोड़ी पास होते हैं और सारे फेल भी नहीं होते। तो मार्कशीट घर जाए इसलिए। और 2 एड्रेस मांगता है, 2 लिखा होता ना, क्या भरा होगा ना आपने? एक तो परमानेंट एड्रेस और दूसरा एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन। कई बार होता है हमारा सेम ही रहता दोनों, और कई बार होता है कि हमें परमानेंट अलग लिखते हैं, कम्युनिकेशन वाला। और इंस्टीट्यूट कम्युनिकेट जनरली किस पे करता है? नहीं, कम्युनिकेट वाले। परमानेंट तो फिर फादर के हाथ लग जाएगी वो मार्कशीट। ठीक है, जनरली जनरली 2 ऑप्शंस होते हैं। अगर परमानेंट एड्रेस है और आप बाहर रह रहे हो, तो बच्चे क्या करते हैं 90 फाउंडेशन वाले बच्चे मासूम होते हैं, जब इंटर में आने के बाद थोड़ा नॉलेज हो जाती है, तो कम्युनिकेशन एड्रेस यहाँ का डालते हैं, परमानेंट एड्रेस वहाँ रहता है, और एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन यहाँ का रहता है, ताकि जो कुछ भेजना उजना हो सारा खतरा यहीं रह जाए, दिल्ली के बाहर रह जाए ये खतरे। समझ में आ रहा है? कहीं पड़ोसी के हाथ लग गया तो पता चला, लो ये तो बता रहा था कि मेरी बेटी बहुत अच्छा पढ़ रही है, ये क्या है, अनसक्सेसफुल क्या होता है? कहेगा पहली मार्कशीट देखी जिसमें अनसक्सेसफुल लिख के आ रहा है, पास फेल तो सुना था, ये क्या हो गया? थोड़ी देर के लिए तो वही होपलेस हो जाएगा कि ये कौन सी मार्कशीट। तो एड्रेस जैसे आपके लिए कम्युनिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही जब कंपनी बनाते हैं, कंपनी क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी इन द आइज ऑफ लॉ, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। तो अब अगर कंपनीज को कोई लाइसेंस देना, कोई गवर्नमेंट को कोई नोटिस भेजना है, तो कहाँ भेजे?
कंपनी का एड्रेस भी भेजेगी ना। सपोज कोई टैक्स की पेंडिंग है, इनकम टैक्स पेंडिंग है, टैक्स पे नहीं किया कंपनी ने, तो वो नोटिस कहाँ भेजेगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट? एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन। समझ में आ रहा है क्या? आपने कंपनी बनाई थी, आपके ऊपर पीएफ का प्रोविजन एप्लीकेबल था। डू यू नो द वर्ड पीएफ? प्रोविडेंट फंड, पीएफ एप्लीकेबल था। और आपने क्या हुआ, आप पीएफ एम्प्लॉयज का काट ही नहीं रहे हो, तो पीएफ अथॉरिटीज ने आपके पास नोटिस भेज दिया। कहां भेजेगी वो नोटिस? दीज आर फॉर कम्युनिकेशन। इसलिए ये कई बार सुना भी होगा कि इस कंपनी को नोटिस गया। सुना ये वर्ड कई बार कि गवर्नमेंट ने इस कंपनी को नोटिस भेजा, कोर्ट से नोटिस गया, ये वहां गया, यहां गया। नोटिस गया मतलब कहां नोटिस गया? रजिस्टर्ड एड्रेस पे। कहां गया? रजिस्टर्ड एड्रेस पे। दिस इज द रीजन कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए कम्युनिकेशन करने के लिए। ऑब्जेक्ट देखो, एक कंपनी जब हम बनाते हैं तो कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, तो बनाते समय ही हमें अपने मेमोरेंडम में ऑब्जेक्ट क्लॉज में, या जिसको पर्पस क्लॉज भी कह सकते हो, उसमें हमें यह बताना होता है कि मैं किस पर्पस के लिए ये कंपनी बना रहा हूं, ये कंपनी क्या करेगी बनने के बाद, इसके ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, क्या काम करेगी ये कंपनी। ये हमें लिख के देना होता है पहले ही कंपनी बनाते समय एमओए में, अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में। जैसे मान लो, अब बताना यस या नो। मैंने कंपनी बनाई और मैंने अपनी कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिख रखा है कि मैं फाइनेंस का काम करूंगा, फाइनेंशियल सर्विसेज का काम करूंगा, कंसल्टेंसी करूंगा, फाइनेंशियल, ये सब लिखा हुआ है मैंने। मेरा क्वेश्चन है, क्या मैं कंस्ट्रक्शन का काम कर सकता हूँ? क्या मैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम कर सकता हूँ? क्या मैं रियल एस्टेट का काम कर सकता हूँ? क्यों? क्योंकि हमारे ऑब्जेक्ट क्लॉज में ये बात लिखी ही नहीं हुई है कंपनी के। और अगर इसके बियॉन्ड जाके मैं काम करता हूं तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा या वॉइड हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इतना सिंपल सी बात है ये। डॉक्ट्रिन का मतलब होता है प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स, देखो डॉक्ट्रिन, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स बोलते हैं। एक केस था, आपने फाउंडेशन में भी पढ़ा होगा वो केस, एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिची। मैंने डिस्कस किया है क्या ये वाला? तो वही है डॉक्ट्रिन। उस केस में क्या हुआ था, जल्दी बताओ, ऑब्जेक्ट क्लॉज से रिलेटेड ही था वो। हाँ, एशबरी कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या लिखा हुआ था? उसमें कहीं लिखा हुआ था वो फाइनेंशियल सर्विसेज का काम कर सकती है, फाइनेंस प्रोवाइड कर सकती है? नहीं लिखा हुआ था ना। वो तो वही सब लिखा हुआ था, हायर लैंड रेलवे कैरेज एंड ऑल, ये सारी चीजें, कोल माइन, ये सारे काम करने के लिए उसमें था। उसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ था मैकेनिकल इंजीनियर्स, लिखा हुआ था ये सब काम करेगी, लेकिन कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ था फाइनेंस का काम करेगी। और रिची जो कि एक कॉन्ट्रैक्टर था, उसने अप्रोच किया कंपनी को और क्या बोला कि मुझे फाइनेंस की जरूरत है, रेलवे लाइन बिछानी है बेल्जियम में। वो कॉन्ट्रैक्टर थी कंपनी। ऐशबरी ने कहा, कंपनी ने कहा हाँ हाँ हम कर देंगे आपको, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। बाद में ऐशबरी ने मना कर दिया, बोला कि हम नहीं कर पाएंगे। तो जो ये रिची है, ये कंपनी, इसने केस फाइल कर दिया, बोला कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। क्या हो गया? अब हमें चाहिए डैमेजेस, क्लेम फॉर डैमेजेस। कोर्ट में मैटर गया, तो कोर्ट ने कहा कि भैया ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आप कह रहे हो, किस बेस पे कह रहे हो? तो उसने कहा कि इनके ऑब्जेक्ट क्लॉज में, और एशबरी कह रहा है कि मेरे ऑब्जेक्ट क्लॉज में ही नहीं है, मैं फाइनेंस का तो काम ही नहीं कर सकता, ये तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब एन इश्यू है। तो जब चेक हुआ, जब जज साहब ने देखा, जज साहब ने सीधा बोला कि इनके ऑब्जेक्ट क्लॉज में ही नहीं है फाइनेंस करना, तो कंपनी अगर अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज के बियॉन्ड जाके कोई काम करती है तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इन इश्यू होता है। क्या होता है? सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल। इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, वॉइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वॉइड। फिर रिची ने बोला कि इनके जो ऑब्जेक्ट क्लॉज है उसमें एक वर्ड लिखा हुआ मैकेनिकल इंजीनियर्स एंड अदर, ये वर्ड लिखा हुआ था वहां पे, मैकेनिकल इंजीनियर्स एंड अदर वर्क भी कर सकती है। तो उसने कहा ये देखो ना, ये लिखा हुआ है अदर वर्क्स, तो अदर वर्क में कवर हो जाएगा। यस। तो कोर्ट ने बोला कि ये जो अदर वर्क्स लिखा हुआ है ये किसके कंटेक्स्ट या किसके रेफरेंस में समझा जाना चाहिए? मैकेनिकल इंजीनियर्स के। क्या मैकेनिकल इंजीनियर्स में कहीं फाइनेंस वर्ड साउंड फिट बैठ रहा है?
फिट बैठ रहा है क्या? अब मैं पेन पेंसिल इरेजर बोलूं तो ठीक है, उसके साथ स्वीट्स बोल दूं, फिट बैठ रहा है क्या उस लिस्ट में? नहीं बैठ रहा ना, ऐसे जज साहब ने बोला, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। क्या बोलते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, प्रिंसिपल ऑफ अल्ट्रा वायर्स। यही वाला केस था, एशबरी रेलवे कैरेज फाउंडेशन में भी था ये केस। लाइबिलिटी क्लॉज, भाई देखो दो तरह की बातें होती है, एक होती है तो कंपनी लिमिटेड बाई शेयर्स, या होती है लिमिटेड बाई गारंटी। लिमिटेड बाई शेयर्स में जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कितने के लिए लाइबल होंगे? जितना अनपेड है, जैसे मान लो 100 रुपए का शेयर था, मैंने अभी 50 मंगाया आपसे, तो आप लाइबल अभी कितने के लिए रहोगे? सिर्फ अनपेड अमाउंट 50 है, 50 के लिए। लेकिन अगर लिमिटेड बाई गारंटी है तो इस केस में क्या होता है कि तुरंत पैसा नहीं मंगाना है। लोग गारंटी देते हैं, मेंबर्स गारंटी देते हैं कि जब ये कंपनी वाइंड अप होगी, बंद होगी, तो उसमें एक अमाउंट कंट्रीब्यूट करने के लिए वो कस्में खा के बैठे होते हैं। तो वो पैसा सिर्फ कब मंगाया जा सकता है? एट द टाइम ऑफ वाइंड अप, नॉट बिफोर दैट। समझ में आ रहा है क्या? कैपिटल क्लॉज क्या होता है? कैपिटल क्लॉज में जनरली क्या होता है, कंपनी की शेयर कैपिटल, जिस कंपनी में शेयर कैपिटल है, तो उसमें हम एक रजिस्टर्ड कैपिटल से एमओए रजिस्टर्ड कराते हैं। तो कैपिटल क्लॉज में अमाउंट लिखा होता है कितनी कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल होगी। ऑथोराइज कैपिटल मतलब मैक्सिमम लिमिट दैट कंपनी कैन रेज फ्रॉम द पब्लिक। लिखा होता है, आपने पढ़ा भी होगा अकाउंट्स में, ऑथोराइज कैपिटल जिसको रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं, नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं। तो ये भी हमें लिख के देना होता है कि कितना कंपनी रेज कर सकती है फ्यूचर में पब्लिक से। सब्सक्रिप्शन क्लॉज, प्राइवेट कंपनी है तो कम से कम कितने लोग सब्सक्राइब करने चाहिए मेमोरेंडम? 2। पब्लिक है तो 7। ओपीसी है तो 1। समझ में आ रहा है? अच्छा, एक प्रोविजन है, कभी कभी डिफरेंस आता है कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में डिफरेंस क्या है। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो कंपनी का पर्पस बताता है, वो आउटसाइडर से डील करता है। किसके साथ डील करता है? रिलेशनशिप स्टेब्लिश करता है कंपनीज एंड आउटसाइडर के बीच में। लेकिन जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो इंटरनल रूलिंग्स की बात करता है। किसकी बात करता है? इंटरनल रेगुलेशंस की बात करता है, कंपनी एंड डायरेक्टर्स या कंपनी और मेंबर्स के बीच में। समझ में आ रहा है? बाहरी लोगों के लिए नहीं। अगर कोई एक्ट है जो बियॉन्ड द मेमोरेंडम हुआ है, एनी एक्ट विच इज बियॉन्ड द पावर ऑफ कंपनी, बियॉन्ड द मेमोरेंडम है, तो वॉइड हो जाएगा, हमने पढ़ा। लेकिन एनी एक्ट विच इज बियॉन्ड द पावर ऑफ या बियॉन्ड एओए है, तो क्या उसको हम वैलिड कर सकते हैं? रेटिफाई किया जा सकता है। यस, अगर सारे शेयर होल्डर चाहे तो उसको रेटिफाई कर सकते। लेकिन क्या सारे शेयर होल्डर मिलके भी, अगर कोई एक्ट है कंपनी के जो मेमोरेंडम के बियॉन्ड जा रहा है, ऑब्जेक्ट क्लॉज के बियॉन्ड जाके मैं कोई काम कर रहा हूं एमओए के, तो क्या ये रेटिफाई किया जा सकता है? नॉट एट ऑल। लेकिन एओए के बियॉन्ड जा रहे हो आप तो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब एक कॉन्सेप्ट है, इसको जरा ध्यान सुनना, इंट्रेंचमेंट। क्या बोल रहा हूं मैं? आपने रिट्रेंचमेंट वर्ड सुना है? रिट्रेंचमेंट, इंट्रेंचमेंट एक प्रोविजन है। जैसे क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि कंपनीज में देखो हर तरह के लोग होते हैं। कंपनी में माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स भी होते हैं। ये कौन होते हैं? जिन्होंने बहुत शेयर ले रखा हो या कम शेयर ले रखे हो। ठीक। तो अब जिन्होंने बहुत शेयर्स ले रखे हैं, तो ऐसा ना हो कि वो उनको डोमिनेट करें। तो इनके जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ टफ कंडीशंस एमओए में हम ऐड कर देते हैं। कहां ऐड कर देते हैं? ताकि इजीली चीजें चेंज ना हो, कि जब तक ये कंडीशंस पूरी नहीं होंगी ये काम नहीं हो सकता है। इसी को ही बोलते हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं इंट्रेंचमेंट। क्या बोलते हैं? इंट्रेंचमेंट, टू प्रोटेक्ट द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। इंट्रेंचमेंट का मतलब क्या होता है? देखो ध्यान से, chronic or deep rooted fact of an attitude, habit or belief that the firmly established, जो बहुत strongly established हो belief, therefore it became difficult or unlikely to change, जो easily change ना हो। सिंपल, वही सिंपल वर्ड में बोलना चाह रहा हूं जो मैं बता रहा हूं आपको, स्ट्रिक्ट कंडीशंस, टफ कंडीशन जो हम एमओए में ऐड कर दें ताकि इजिली बदला
ना जा, ताकि माइनॉरिटी शेयर होल्डर भी प्रोटेक्टेड रहे। इन्होंने एग्जांपल दिया टू इलस्ट्रेट मेंस डोंट क्राई, ये कौन सा एग्जांपल हुआ? क्या ये यूनिवर्सल ट्रूथ है? ये इंस्टीट्यूट का एग्जांपल बना रखा है उन्होंने। इन्होंने कहा कि जो स्टैब्लिश्ड है, डिफिकल्ट अनलाइकली टू चेंज, जो चेंज ना हो, क्या ये सच बात है? मेंस डोंट क्राई, ये क्या सीन है? क्या ये यूनिवर्सल ट्रूथ है क्या? है क्या? भाई मैंने, देखो दो चीजें होती हैं, मैंने मेंस को भी बहुत रोते हुए देखा है। हाँ, ये तो मुझे इंस्टीट्यूट मिल जाए तो मैं इसको चेंज ही करवा दूंगा। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है नहीं। क्या ये अब है क्या यूनिवर्सल ट्रूथ अभी? लड़के रोते नहीं है क्या? मेंस रोते नहीं है क्या? देखा है सबने? देखा है आपने? देखा है? देखा है? देखा है? लड़के रोते ही नहीं। हाँ, तो ये क्यों लिख रहा है मेंस डोंट क्राई? ये कौन सा परसेप्शन बना हुआ है? मतलब जनरली नहीं रोते, कहने का मतलब स्ट्रांग होते हैं, कह रहे हैं। मतलब इंस्टीट्यूट कहना चाह रहा है स्ट्रांग होते हैं, और आजकल सबसे ज्यादा लड़के ही रोते हैं। आज मैं मतलब आज की केस स्टडी अगर देखो, तो सबसे ज्यादा रोता हुआ मैं लड़कों को ही देख रहा हूँ हर जगह। चाहे शादीशुदा हो और चाहे वैसे हो, सब बेचारे रो ही रहे। और इंस्टीट्यूट कहता है रोते ही नहीं। है या नहीं है? आते हैं कई बच्चे, देखा है मैंने। कोई बात नहीं, इंस्टीट्यूट ने उस सेंस में कहा है कि मतलब जनरली नहीं रोते, मतलब स्ट्रांग होते हैं, स्ट्रांग बनते हैं। स्ट्रांग बनने के चक्कर में जिंदगी तबाह हो जाती है। ठीक। और मेरा कहना यह है भैया, सिंपल फंडा है। अगर तुम्हें लाइफ में कभी प्रॉब्लम हो रही है, बॉयज को बोल रहा हूँ क्योंकि बॉयज का कॉन्सेप्ट आ रहा है, मेंस का, कभी कोई प्रॉब्लम हो रही है, अगर इमोशंस बाहर आने चाह रहे हैं, रोने चाह रहे हो, तो गेट बंद करने का और दर्द भरा गाना लगाने का वहां पे वर्क करता, मैं बता रहा हूँ आपको, वर्क करता है ये। कोई होना नहीं चाहिए लेकिन उस समय गेट बंद करने का, गाना लगाने का दर्द भरा, और थोड़ा साउंड हल्का सा तेज, या ईयरफोन्स लगा लो, कोई बात नहीं, और थोड़ा सा तेज साउंड पे, और आराम से खूब रो और डांस करते हुए रो। ठीक है? और रोने के बाद लेकिन आप देखो बहुत हल्का महसूस करोगे, यू विल फील लाइट। इमोशंस बाहर आ जाते हैं, और वो बहुत डेंजरस होता है अगर आप रोते नहीं हो ना, ये जो लिखा हुआ है, तो इमोशंस नहीं हो तो अंदर ही अंदर डिस्टर्ब हो जाओगे आप। कभी ऐसा सिचुएशन आ जाए तो, कि जब कभी आपको आखिरी नुकसान हो लाइफ में, आखिरी नुकसान, तो उसी दिन ज्यादा बंदा रोता है जब उसको आखिरी नुकसान होता है, क्योंकि उसके बाद वो कुछ नहीं खोता। तो रो लिया करो कभी कभी। हाँ, जब हंस सकते हो तो रो नहीं सकते कभी कभी, दोनों ही चीजें हैं। और दुनिया में आए हो तो रोते ही जाओगे, पहले तो रोते ही आए थे। आए थे तो रोते ही हुए आए थे, पूछना अपने पेरेंट्स से, हंसते नहीं आएगा, आ गया। 99% क्या, 100% ही रोते ही हैं सब आके। 100। हाँ, वो रुला देते हैं, 100% लोग तो रोते ही हैं, मार के रुलाते हैं। लेकिन लेकिन एक बात ध्यान रखना, जाते समय हमारे पास ये ऑप्शन होता है हंसते हुए जा सके। बताओ ये अपने हाथ में है कि नहीं? शुरू वाला अपने हाथ में नहीं है, स्टार्टिंग अपने हाथ में नहीं है भाई, क्योंकि अनकॉन्शियस होते हैं, प्रीवियस कर्मा होते हैं, बहुत चीजें होती हैं हम नहीं कर सकते। हाँ, इनका मतलब कोई अनसर्टेनिटी हो गई, कि वो वाला हाल हो गया, सोचा नहीं था तकदीर यहाँ लाएगी, मंजिल पे आते ही जान चली जाएगी। ये तो ये तो सिकंदर ने भी नहीं था सोचा, कि आने से पहले खुशी लौट जाएगी। मतलब जैसे रैंडम कुछ हो गया, हाँ ये बात भी सही है, रैंडम अगर कुछ हो जाए, वरना जनरली वैसे क्या होता है, कि मैंने कुछ लोगों को देखा हुआ है। देखो लाइफ इज अनसर्टेन, मैं हमेशा बोलता हूँ। क्या है? अनसर्टेन। अब राइट टाइम नहीं है ये सब बातें करने का, क्योंकि अभी आपके अकाउंट में पैसे हैं नहीं 10-10 करोड़, 20-20 करोड़, 100-100 करोड़ रुपए। लेकिन जिस दिन आपके पास 50-50 करोड़ रुपए हो जाएंगे अकाउंट में,
तब मैं आपसे बातें करूंगा और डिटेल में इन सब बातों में आगे के लिए। उसके बाद की भी जर्नी होती है, चीजें होती हैं। नहीं नहीं नहीं, 10 साल बाद भी मिलोगे, 20 साल बाद भी मिलोगे, तो भी चेहरा देख के पहचान लूंगा कौन से बैच में कौन थे। टीचर्स बोलते हैं ना, टीचर नहीं बोलता। ठीक है। मेरी मेमोरी बहुत शार्प है, मैं चेहरे नहीं भूलता। आप लोग मत भूल जाना, क्योंकि कई बार आप लोग भूल जाते हो। कई बार कहीं मिलते हो तो नजरें चुरा लेते हो। नजरें क्यों चुराना यार, एक लिमिटेड टाइम के लिए आप आए हो यहाँ पे। छोटी सी दुनिया है, छोटा सा टाइम है हमारे पास, छोटी सी लाइफ है। तो नजरें चुराने के लिए आए हैं क्या? ऐसे काम ही मत करो कि नजरें चुरानी पड़े। सही है कि नहीं? और नजरें चुरानी पड़ती हैं जब आप कुछ गलत करते हो। क्यों करोगे गलत? मत करो। और गलत करो तो बड़ा गलत करो। अगर रिस्क लेना है तो छोटा मत लेना। छोटा मत लेना 2 4 10 लाख का। रिस्क लेना है तो कम से कम 10 करोड़ का। 1 करोड़ का लॉयर के पैसा देने की कॉस्ट होनी चाहिए, और 1 करोड़ डिपार्टमेंट को। समझ में आया? नहीं, ऐसा रिस्क मत लेना, मैं कहता हूँ। रिस्क लेना कभी लाइफ में तो बड़ा लेना। तो कह रहा है इंट्रेंचमेंट के प्रोविजंस जो होते हैं, जैसे कभी कॉम्प्लिकेटेड कुछ होता है, तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कई बार जो होता है इंट्रेंचमेंट ऐड किया जाता है, कुछ टफ कंडीशंस ऐड की जाती हैं। आपने अगर ध्यान दो, एक रेफरेंस के लिए मैं आपको बता रहा हूं, जब आपने एक पॉइंट पढ़ा था सेक्शन 2 क्लॉज 68, प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन, वो जब डेफिनेशन स्टार्ट हो रही थी तो सबसे पहले ही लाइन रिस्ट्रिक्शन लिखी हुई थी। रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफिबिलिटी ऑफ इट्स शेयर्स। प्रोहिबिशन नहीं था, क्या था? रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ था ना। तो वो बात कहां लिखी हुई है? आर्टिकल में। जो पूरी डेफिनेशन पढ़ोगे आप, तो लिखा हुआ ऊपर, थ्रू इट्स आर्टिकल रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफिबिलिटी ऑफ इट्स शेयर्स। कि वो अपने आर्टिकल में ऐसी कुछ रिस्ट्रिक्शंस ऐड कर देता है कि शेयर ट्रांसफर नहीं हो सकते और होंगे सब्जेक्ट टू सम फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशंस। रिस्ट्रिक्शंस हैं, प्रोहिबिशन नहीं है। हो सकते हैं लेकिन ये कंडीशंस पूरी होने के बाद। क्यों लगाया जाता होगा कंडीशंस? फॉर द इंटरेस्ट ऑफ, फॉर टू प्रोटेक्ट द प्राइवेट कंपनी, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, कंपनी के इंटरेस्ट के लिए। समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। नहीं, सारे तो नहीं पास हुए यहाँ पे। मोस्टली, मतलब जो सिंसियर बच्चे थे, ज्यादातर फाउंडेशन में तो लगभग लगभग आप मान के चलो 70 70 प्लस उसके थे। बहुत अच्छा जाता है रिजल्ट, और इंटर का भी अच्छा जाता है। इंटर का भी जितने बच्चे थे जिन्होंने सितंबर सितंबर कम बच्चों ने दिया था, ज़्यादातर तो अभी जनवरी में जा रहे हैं, जनवरी और उसमें जाएंगे। जो इससे पहले वाले में था, उसमें सारे बच्चे पास हो गए थे मोस्टली, 2 4 को छोड़ के। 2 4 बच्चों, 5 बच्चे को छोड़ के जो पढ़ते ही नहीं थे। लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से एक चीज़ देखी है, मतलब कि मैं तो शॉक हो गया था उस बच्चे को पास होता हुआ देख के, जिसको मैंने बोला था कि तुम पास ही नहीं हो पाओगे। मतलब मैंने उसको बोला था, अभय नाम था उस लड़के का, अभय आ गया अभय नाम था। तो वो क्या होता है, जैसे कि कभी क्लास आ रहा है, कभी एक एक हफ्ते गायब हो गया, 10 दिन गायब हो गया। मैंने कहा ये कौन है? वो चेहरे ही भूल जाता था। तो मैंने कहा अभय तुम तो पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तुम फेल हो जाओगे। और सुनो, पता है क्या, उसका अटेम्प्ट था मई अटेम्प्ट था। और मेरी उससे जो वार्तालाप हुई, जनवरी की बात है ये, जनवरी मैंने उसको बोला था लास्ट ईयर कि तुम फेल हो जाओगे, मई अटेम्प्ट में क्लियर नहीं होगा तुम्हारा, अगर ऐसे चलता रहा तो। अब बोथ ग्रुप देना था उसको, और मुझे लग भी रहा था कि फेल ही हो जाएगा, क्योंकि वो पढ़ तैयारी हो रही चली नहीं रही थी। अब पता नहीं उसको क्या हुआ क्या नहीं, भगवान जाने। मैं तो पहले ही सोच के बैठा था ये तो फेल ही है। बाद में मैसेज आ रहा है, थैंक यू सो मच सर, और वो मैसेज आ रहा है कि सर मैं पास हो गया।
मैं शॉक हो गया। फिर मैंने कहा कि भैया तुम्हारे नंबर देखूं पहले, तुम पास कैसे हुए। पता चला वो लॉ की वजह से ही पास हुआ है। मैं और शॉक हो गया। मतलब उसका ग्रुप 1 का जो मार्क्स है, ग्रुप 1 का जो मार्क्स था उसका, मैंने देखा उसमें सबसे हाईएस्ट मार्क्स उसके लॉ में थे। मतलब पूरा एग्रीगेट जो उसका निकला है, पूरा ग्रुप 1 निकल गया, वो लॉ के बेस पे निकल गया। मैंने कहा ये क्या, तुम तो फेल होने वाले थे, तुम कैसे? कह रहे सर वो आपने बोला था ना। तो उसके बाद फिर मुझे सच में फील हुआ कि वाकई मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, और मैं पढ़ भी नहीं रहा था सर। उसके बाद मैंने दिल लगा के पढ़ा है। जनवरी पूरा, फरवरी पूरा, मार्च पूरा और अप्रैल पूरा, 4 महीने उसने पढ़े थे, बाद में निकल गया। उसकी बता रहा हूँ जो नहीं पढ़ता था। पढ़ने वाले तो बहुत अच्छे नंबर से पास हुए थे। तो अगर आप थोड़ा सा भी सिंसियर हो, और कम से कम आपके 2 या 3 पेपर ऐसे हैं जिसमें 60+ आप मारने की हिम्मत रख रहे हो, तो मिठाई आज ही बांट देना जाके आप, क्लियर हो जाएगा आपका। रैंक वालों की अलग स्ट्रेटजी है, उसकी स्ट्रेटजी में बाद में बात करूंगा, रैंकर्स की। यहां से नहीं आया है, यहाँ वाली ब्रांच से नहीं आया, जयपुर वाली ब्रांच से आया हुआ है, क्योंकि बच्चे कम थे ना सितंबर के लिए। रैंक्स आएंगी आप देखना जनवरी अटेम्प्ट में, AIR दुनिया भर की, उसमें बच्चे हैं सिंसियर वाले, कई बच्चे हैं पागल वाले पढ़ने वाले, जो जाएंगे अभी 150 बच्चों के राउंड लगभग देंगे पेपर। उसमें कुछ बच्चे हैं जिसको मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो AIR डिजर्व करते हैं टॉप 10 में। पता चल जाता है ना, बच्चों से पढ़ने इतना एक्सपीरियंस है तो देखने से ही पता चल जाता है, क्वेश्चन से और बात करने से। उसमें कई डेंजरस बच्चे हैं पढ़ने वाले, मतलब जिनको पूरा ही नशा है एकदम से, उसमें आएगा आप देखना। हो सकता है ऑल इंडिया हाईएस्ट भी मार दे कोई, जो अब तक हिस्ट्री में ही नहीं आया हो। तो आप लोग भी शुरू से ही करो, अभी से स्टार्ट करो। रिजल्ट आप छोड़ दो ऊपर वाले पे, आप पूरा फोकस किस पे डालो? कर्मों के तूफान पे। समझ में आ रहा है? लोग कहते हैं ना अपॉर्चुनिटी गेट खटखटाती है, और मैं कहता हूं तुम कर्मों का तूफान ऐसा पैदा करो कि अपॉर्चुनिटी के गेट ही उखड़ जाए। गेट खटखटाओ मत, तोड़ना भी नहीं, ऐसा तूफान कर्मों का उखड़ जाए जब आप पढ़ोगे तो। और इसको चैप्टर वाइज अभी शुरू से ही करते चलो, जैसे शुरू से ही करते चलो, थोड़ा 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 करते करते आप स्ट्रॉन्ग बनाओ, कि जैसे जब मैं पूछूं क्वेश्चंस, तो क्वेश्चन के साथ आपका आंसर हो। हर चैप्टर में आप देखोगे, जैसे जैसे चैप्टर्स में आप आगे बढ़ोगे, उसमें कुछ चीजें रीड करने के लिए होती हैं, कुछ चीजें अंडरस्टैंड करने के लिए होती है, और कुछ चीजें लर्न करने के लिए। नॉट एवरीथिंग शुड बी लर्न, हर चीज याद करने के लिए नहीं होती। और मैं उसको हर चैप्टर में आपको बताता जाऊंगा कि क्या चीज आपको लर्न करना है, क्या अंडरस्टैंड एंड रीड करना है। तो उससे क्या होगा, आपका ब्रेन में सेट होगा चीजें, तो और बेटर और अच्छे से तैयार कर पाओगे चैप्टर्स को। अब जैसे इस चैप्टर मैंने आपको बताया स्टार्टिंग से ही कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बोला सेक्शन 8 इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने बोला OPC में किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है अगर पूछा तो उसने। जैसे मैंने बोला सेक्शन 19 केस केस बेस्ड क्वेश्चन आता है। कौन सा क्वेश्चन आता है? सेक्शन 19 याद आ रहा है ना, सब्सिडरी कैन नॉट होल्ड। जैसे मैंने सेक्शन 16 से प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन सकता है, 16 बोले तो रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम्स। याद आ रहा है? 3 साल वाला जाके एप्लीकेशन दे सकता है कि मेरा कॉपी कर लिया तुमने ट्रेडमार्क, ऐसे हो सकता है। तो ये सब चीजें आ सकती है। तो ऐसे ऐसे आपको कंप्लीट करना है साथ में। ये अगर करोगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे, अच्छे हम स्कोर कर पाएंगे साथ के साथ। और आप लोगों को सिर्फ इस साल मेहनत करनी है, बस इसी एक साल, एक साल मेहनत करके फिर 2 साल के लिए आप छुट्टी पे चले जाओगे। मतलब पूरी एनर्जी अब इस साल लगानी है आपको, और वो भी 6 महीने, 6 से 7 महीने जो भी है, 6 से 7 महीने लगा के पेपर क्लियर करके 2 साल कोई पेपर नहीं देना। 2 साल बाद ही पेपर होगा। ट्रेनिंग करो, पैसे कमाओ। समझ में आ रहा है? तो अब टाइम लगा दो जितना भी है। और जिसकी राइटिंग स्किल्स वगैरह, जैसे वो तो मैं बाद में क्वेश्चंस वगैरह पे जब करवाऊंगा तो उसमें देखूंगा।
और प्रेजेंटेशन स्किल्स पे फोकस करना, क्योंकि 70 नंबर का तो लिखना भी पड़ेगा। 30 का ऑब्जेक्टिव है ये। द गुड थिंग फॉर यू इज 30 मार्क्स ऑब्जेक्टिव राइट नाउ, पहले नहीं था ये सब। अभी 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव भी है, लिखना ही कितना है सिर्फ। पहले कितने का लिखना होता था? 100 का। अभी कितने का है? 70। द गुड थिंग इज कि 30 आउट ऑफ 30 उधर मार दिया, अगर इधर 70 नंबर अच्छे से लिख के 50 भी ले आए आप, कितना हो गया? 80 मार्क्स इन लॉ का मतलब समझ रहे हो सकता है AIR बन जाओ, बट इसके लिए शुरू से करना पड़ेगा, लास्ट में नहीं। और सबसे ज्यादा गलती मैंने देखा स्टूडेंट के साथ में एक ही होती है, शुरू में तो पढ़ना नहीं, 3-4 महीने पहले निकाल देने हैं ऐसे, 5 महीने, और लास्ट के 1 महीने टेंशन कि अब मैं सर क्या करूं, कुछ हो ही नहीं रहा मुझसे, हाथ कांप रहे हैं पढ़ते समय। होता है ना, बहुत सारे बच्चे होते हैं। जैसे अभी ये जनवरी अटेम्प्ट है, तो पहले तो इनका नवंबर था, तभी इंस्टीट्यूट ने चेंज किया ना, तो इनको नवंबर से शिफ्ट कर दिया, जनवरी अटेम्प्ट दे दिया। तो किस्मत वाले तो 2 महीने एक्स्ट्रा दे दिया इंस्टीट्यूट ने। तो पहले जब क्लास चल रही थी तो कह रहे थे अरे सर जनवरी में पेपर है, लास्ट जनवरी में जो क्लास चल रही थी इनकी, तो कह रहे अरे सर जनवरी में पेपर है, बहुत टाइम है। मैंने कहा टाइम बीत जाता है, टाइम की ब्यूटी क्या है कि बीत जाता है। जनवरी से फिर अभी नवंबर पहुंच गए हैं, अब कई बच्चों को ऐसा ऐसा टाइम ही नहीं रहा, क्या करूं मैं। मैंने कहा एक काम करो तुम, टाइम तो बहुत था तुम्हें, लेकिन तुमने उसको गंवा दिया, तुमने टाइम बर्बाद कर दिया, अब टाइम तुम्हें बर्बाद करेगा। मैं बोल देता हूँ सी रियलिटी जो है। मैं वो चीजें मैं वो चीजें आपको नहीं बोलूंगा कि जैसे आज मैं आपको खुश कर दूं बोल के, 4 साल बाद मुझसे मिलो और बोलो कि सर आपने तो गलत बोला था। मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे जो है रियलिटी बोलूंगा मैं, जो लाइफ की रियलिटी है। खुश थोड़ी करना है आपको, मुझे खुश आपको तब देखना है जब रिजल्ट आ जाए। चाहे मिठाई उठाई लेके आओ ना लाओ, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, बताओगे भी नहीं तो भी कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आप नहीं बताओगे, यूनिवर्स बता देगा, मेरा नाम रजिस्टर्ड हो जाएगा वहां पे। कुछ नहीं करो तब भी वो कनेक्ट हो जाएगा वहां। बट आपकी जो फैमिली में जो वो खुशियां आएंगी ना, वो ऑरा, जो पॉजिटिविटी, जो पड़ोसी के घर में मिठाइयां बटेंगी, वो जो खुशियां होंगी, वो मेरे लिए नफ। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि आप लोग थोड़ा सा फोकस कर लो कुछ टाइम के लिए बस, जितना घर पे पेपर तक, अब मस्त रिजल्ट आएगा, मैं बता रहा हूँ आप। हर सब्जेक्ट को रिस्पेक्ट देते हुए तरीके से सारा शुरू से प्लानिंग उसकी कर लो स्टार्टिंग से। अभी जैसा चैप्टर नंबर 1 हुआ आपका, चैप्टर नंबर 1 की जितनी डेफिनेशन आपने पढ़ी, जो इंपॉर्टेंट सारी चीजें वो तैयार। अब चैप्टर नंबर 2 धीरे धीरे खत्म होने के कगार पे जा रहा है, इसके बाद ज्यादातर चैप्टर छोटे छोटे हैं, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे। तो इस चैप्टर का जैसे टॉपिक वाइज, चैप्टर को डिवाइड को, बड़ा चैप्टर है देखने में, लेकिन जब इसको हम डिवाइड कर देंगे टॉपिक वाइज तो कितना बड़ा चैप्टर दिखता है फिर, इतना बड़ा बस। समझ में आ रहा है? इसको हमें डिवाइड करते हुए टॉपिक वाइज पढ़ना है, और जो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो एकदम याद होनी चाहिए। कुछ नहीं, सीधा क्वेश्चन पूछा ये आंसर, फिर देखो आपका कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आता है तैयारी से, और तैयारी होती है सेक्रीफाइस से, और सेक्रीफाइस करने के लिए कुछ तो छोड़ना पड़ता है, तो वो हमें करना पड़ेगा सब लोगों को। ये पूरा रिवाइज करो। अब मुझे लग रहा है कल आप लोगों ने, जब मैंने बोला था कल की क्लास के बाद में कि इसको रिवाइज कर लेना, तो रिवाइज ज्यादातर लोगों ने नहीं किया होगा, या किया था? सच सच बताना, तुम लोग एक डायरी क्यों नहीं मेंटेन करते हो, या एक 10-15 रुपए का एक कैलेंडर आता है, कैलेंडर जानते हो ना आप लोग? कैलेंडर एक रखो अपने घर में, जहाँ स्टडी टेबल हो आपकी, या जहाँ भी पढ़ते हो, या जहाँ मुलाकात होती हो खुद से, वहाँ वो कैलेंडर ऐसे लगा दो, जैसे नवंबर का कैलेंडर। तो उसमें जिस दिन कुछ ना करो वहाँ क्रॉस कर दो। इससे 1 महीने बाद आपको क्या फील होगा? यस,
यस। आप कहोगे ये सर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बता रहा हूँ सबकॉन्शियस माइंड में इतना बैडली इम्पैक्ट पड़ता है आपके, पॉजिटिव वाला। हाँ, कि मैं कर क्या रहा हूँ, मैं कैसे बनूंगा दुनिया का ऑडिटर जब मैं खुद ही फेल हो रहा हूँ अपनी ऑडिट करने में। मैं खुद की बीमार बैलेंस शीट को नहीं सही कर पा रहा हूँ, दूसरे की क्या करूंगा। तुम्हारी ऑडिट रिपोर्ट कहाँ होगी? रूम में टंगी होगी। फिर देखोगे 30 दिन मैंने 15 तो बर्बाद ही कर रखे हैं, और मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इंडिया में 15% में आ जाऊंगा। किस में आ जाऊंगा 100 में से? इंडिया में 15% रिजल्ट ले आऊंगा। नहीं होगा। ये करो, इससे इम्पैक्ट पड़ेगा। बाकी मैं चैप्टर वाइज प्लानर में एक प्रिंट आउट करा के मैं आप लोगों को अलग से बंटवा दूंगा बाद में। अभी चैप्टर शुरू, चैप्टर वाइज प्लानर का मतलब हो गया कि जैसे पूरा चैप्टर लिखा होगा उसमें, और साइड में कुछ लिखा होगा, तो जितनी बार तुम्हारा रिवीजन हो जाए उस पर टिक करना है आपको, खाली ईमानदारी से। लेकिन कैसे करना है? जैसे आप उसमें लिखा हुआ है प्रीलिमिनरी फर्स्ट चैप्टर, तुमने एक बार वो 5 टाइम्स रहेगा मिनिमम, बॉक्सेस 5 रहेंगे। एक बार तुमने कर लिया रिवाइज तो उसको एक बार टिक कर दोगे ग्रीन, मतलब मैंने एक बार इसको पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया। तो ऐसे जब 5th टाइम करोगे तब हर बार टिक करते जाओ, वो भी ईमानदारी से, और हर चैप्टर में रहेगा। तो उससे बेनिफिट क्या होगा आपको? जब रूम में ऐसे लगा होगा वो, तो आपको एग्जैक्ट अपनी पिक्चर पता होगी किस चैप्टर मेरी कितनी कमांड है। किसी चैप्टर पे देखोगे सिर्फ एक ही रिवीजन हुआ पड़ा है, किसी चैप्टर देखोगे 4 रिवीजन हुए पड़े हैं। समझ रहे हो ना? आपको अपनी कमियां पता चले। तो इस पे वर्क करो। बाकी और करेंगे, आज तो क्लास भी बहुत छोटी हो गई है, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ाएंगे धीरे धीरे। और करना शुरू करो, इतना रिवीजन कल कर लेना पूरा, जितना अभी तक पढ़ा है चैप्टर नंबर 2 का। बाकी आगे के चैप्टर जो हैं वो और इंटरेस्टिंग और छोटे छोटे चैप्टर हैं, कुछ बड़े हैं बस।